हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का इतिहास का 72वां एडिशन है। अब तक 72 अंकों में हम लोगों ने इतिहास की बहुत सारी चीज़ें देख ली। फ्रीडम मूवमेंट हमारा ख़त्म हो चुका, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्रीडम मूवमेंट ख़त्म हो गया तो हमारा पूरा इतिहास ख़त्म हो गया। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, उन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग देखा जाएगा। इतिहास हमारा लगातार चलता रहा था, लेकिन बीच में पिछले हफ्ते में एक ब्रेक आ गया। उस ब्रेक में बहुत सारी नई चीज़ें तैयार की गई हैं, उस अपडेट किया गया है। कई सारी चीज़ों को कुछ क्विज वगैरह का भी आयोजन किया जा रहा है। फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने इतिहास को ही लेके कि जब तक इतिहास हमारा ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, और लगातार अंतिम दिन तक हम लोग इतिहास को पढ़ते रहेंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, जो उसको रिनेसा कहा जाता है या कहीं कहीं फिर से उठना। तो जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण का मतलब रिनेसा जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यूरोपियन टर्म है। तो पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। फिर से जागने का मतलब होता है पहले जागे हुए थे, बीच में सो गए या किसी ने सुला दिया, और अब फिर से हम जागे, फिर से जागे। तो ये जागे क्यों, यानी जागने की ज़रूरत क्यों पड़ी या जगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सुलाया किसने, क्यों सो गए, फिर सोने के बाद दिक्कत क्या क्या हुई, पहले इस पर चर्चा करेंगे। फिर जगाने वाले लोग कौन थे, कैसे हमारा पुनर्जागरण आगे बढ़ा, और कैसे पुनर्जागरण को हम लोग धर्म और समाज को एक साथ देखते हैं। ठीक है। हमारे भारत का जो इतिहास रहा, हमारे भारत के इतिहास में आपको बताया कि पुराना जो भारत का इतिहास था, प्राचीन काल था, बहुत गौरवशाली इतिहास था, एक अतीत गौरवशाली था। बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ हो गया तो सब कुछ ख़त्म सा होने लगा था, लेकिन फिर से कुछ लोगों ने याद दिलाई कि नहीं नहीं, हमारा इतिहास तो पहले बड़ा अच्छा था, तो उसको फिर से हम सही करते हैं। तो फिर से उसको सही करने की कोशिश की गई। तो वही जो गड़बड़ हुआ, अब उस गड़बड़ी में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, कई सारे फैक्टर रहे, और उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है, हमारे पास जो विदेशी आक्रांता आए। भारत पर शुरुआत से ही बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया। सबसे पहला जो भारत पर विदेशी हमला हुआ था वो ईरानियों का हुआ था। ईरानी के बाद यूनानी आए, फिर कुषाण आए, शक आए, हूण आए, इंडो ग्रीक्स आए, फिर अरबी आए, तुर्क आए, अफ़गान आए, मुग़ल आए, मंगोल आए, और सबसे लास्ट में आए यूरोपी। तो ये जो भारत में आक्रमणकारियों का जो दौर चला शुरुआती दौर में, तो जो प्रारंभिक जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा असर भारत पर डाला, वो मुस्लिम आक्रमणकारी थे। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ वैसा फैक्टर नहीं था जैसा यूरोपियों के साथ रहा, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत में आए तो वो आके यहीं पर रहे, और उनके पास अपना कुछ नहीं था। उन्होंने जो कुछ लिया वो भारत से लिया, धर्म के नाम पर हो चाहे कल्चर के नाम पर। वो एक खाना बदोश जनजातियाँ हुआ करती, तो लूट मार के जिंदा खाना जी खा रही थी। भारत में देखा कि भाई अच्छी खासी समृद्धि है, खाने पीने को बढ़िया है, धन दौलत खूब ज़्यादा है, मौसम अच्छा रहता है, बारिश अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, तो यहीं पर आके बस जाते हैं। तो भारत समझ लिए उनके लिए एक मौका था, यहाँ पर वो कमाने के लिए आए और यहीं पर बस गए। और रिलीजियसली और कल्चरली इतना इंडिया रिच था कि यहीं पर आके रम गए। तो कल्चरली आप कह लें या सोशली वो भारत से काफ़ी पीछे थे। हम लोग जो सभ्यता संस्कृति वाले जीवन जी रहे थे, वो एक खाना बदोश जीवन जीते थे। लुटेरे समझ लिए थे कि लूट पार करते करते यहाँ चले आए, यहाँ पर अच्छा लगा। भाई लुटेरा जीवन किसी को अच्छा नहीं लगता, आपको भी आया हुआ जीवन, भटकने वाला जीवन अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ पर समृद्धि मिलेगी, जहाँ पर सब कुछ अच्छा लगेगा, वहीं पर इंसान बच जाएगा। तो वही उनके साथ भी हुआ कि वो आके यहीं पर बस गए, यहीं पर घुल मिल गए। लेकिन जो ईसाई आए, जब अंग्रेज आए, जब यूरोपी आए, तो यूरोपी जो हमलावर थे वो बहुत सुनियोजित थे। उनके पास अपना एक रिच कल्चर था, अपना एक धर्म था, अपनी टेक्नोलॉजी थी, अपनी सभ्यता संस्कृति थी। और सबसे बड़ी बात, वो भारत में बसने के लिए नहीं आए थे, भारत पर कब्जा करने के लिए आए थे। और वो भारत को दबाना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं, हम आपसे सुपीरियर हैं। जबकि इसके पहले के आक्रमणकारी, विशेष तौर पर जो मुस्लिम आक्रमणकारी है, उनके पास कुछ खा ही नहीं दिखाने के लिए। वो तो खुद खाना बदोश जीवन जी रहे थे। यहाँ तो उनको बढ़िया लगे, चलो यहाँ बच जाते हैं। तो उन्हें यहाँ पर अच्छी चीज़ें मिली, इसलिए वो लोग रुके। लेकिन जो यूरोपियन थे वो अपनी श्रेष्ठता दिखा रहे थे। उसी श्रेष्ठता के बल पर, जो तकनीकी की श्रेष्ठता थी और जो औद्योगिक श्रेष्ठता थी, उसके बल पर उन्होंने भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और मुग़लों के बाद जो भारत की स्थिति रही, स्पेशली औरंगजेब के बाद जो भारत 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी का जो दौर था, स्पेशली प्लासी की लड़ाई जो होती है, तो प्लासी की लड़ाई के बाद एक अंधाधुंध लूट शुरू कर दिया था यूरोपियों ने, और एक गुलामी का जो लंबा चौड़ा दौर चला। तो भारत की बहुत सारी पीढ़ियां थी जो गुलामी के दौर में पैदा हुई, गुलामी में ही मर गई। उन्हें पता ही नहीं था आज़ादी क्या होती है, हमारा देश, हमारे राजा महाराजा क्या होते हैं। एक लंबा दौर चला। तो एक कहा जाता है एक अंधकार युग था, एक डार्क एज था, कि जब हमारे भारतीय समाज में कुरीतियाँ एकदम कूट कूट के भर गई थी।
क्योंकि ऊपरी स्तर पर विदेशी आक्रांताओं ने हमें इतना दबा दिया था कि हमें लगता ही नहीं था कि हमारे पास कुछ है। और इससे सबसे ज़्यादा जो असर हुआ, जो निचली जाति थी, जो निचला तबका था, जो गरीब थे, जो कमज़ोर वर्ग था, स्पेशली महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जो निम्न जाति के लोग हों, तो जो निचला वर्ग था हमारा, वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ। सबसे ज़्यादा दबाव उन्हीं पर पड़ा, हमारे किसानों पर दबाव पड़ा। और समाज के साथ साथ, क्योंकि भारत में जितनी भी सामाजिक मान्यताएं हैं, जो भी सोशल रिचुअल्स हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ी हुई हैं, रिलीजन से जुड़ी हुई हैं। तो धर्म और समाज दोनों जुड़े हुए थे और इन्हीं दोनों को बुरी तरीके से दबा दिया गया और यूरोपीय श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश की गई हर एंगल से। चाहे हमारे राजाओं महाराजाओं का मान मर्दन किया गया, चाहे किसानों का खून पिया गया, हर एक तरीके से एकदम बिल्कुल दबा के रख दिया गया। और कई पीढ़ियाँ बताए कि ऐसे ही पैदा हुई, ऐसे ही गुलामी में ही मर गई। तो एक अंधकार का युग था, तो उसी में फिर बहुत सारी कुरीतियाँ घर लेती है, जिसमें सती प्रथा था, तो बाल विवाह था। तो भाई बच्ची पैदा होती थी, इससे पहले कुछ गलत हो उसके साथ, तो उससे पहले ही अपना लोग छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे, शादी कर देते थे। फिर बच्ची विधवा हो गई तो उसका मुंडन कर दिया जाता था। विधवाओं की ज़िंदगी बहुत नारकी हो जाती थी, तो उससे अच्छा उसको जला डालो। सती प्रथा एकदम पॉपुलर हो चुकी थी। और जो निचला तबका था, जो अमीर वर्ग था, वो निचले तबके से दूरी बनाता चला जा रहा था। धार्मिक कुरीतियाँ, कर्मकांड, जो अपर क्लास था, स्पेशली जो कर्मकांड वाले लोग थे, वो लोग अपने ज्ञान और कर्मकांड के बल पर अपनी श्रेष्ठतम स्थिति को बनाने के लिए बाकियों को निचला स्तर दिलाते चले जा रहे थे। वो आर्थिक शोषण तो हम लोगों ने देखा ही है किस तरीके से अंग्रेज भारत का कर रहे हैं। ये आपको बताया था कि आर्थिक नीतियाँ हुआ करती थी। तो इन सब वजहों से भारतीय समाज एक अंधकार में डूबा हुआ समाज था, जहाँ पर कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही थी। लेकिन वही था कि जिसने हमें दबाया, जिसने हमें डुबाया, उसी ने एक रास्ता पकड़ा दिया हमें उजाले का। एक उजाले की किरण अंग्रेजों ने ही दिखाई। भारत में जो फिर से पुनर्जागरण हुआ, उसमें कई सारे फैक्टर्स रहे, तो उसमें एक बड़ा फैक्टर्स ये अंग्रेज भी रहे कि अंग्रेज़ों के आने के साथ भारत में पाश्चात्य शिक्षा आई, वेस्टर्न एजुकेशन आया और पढ़ाई लिखाई शुरू की गई। तो अंग्रेज़ों के संपर्क में रहने वाले कुछ लोग जो अंग्रेज़ों के आसपास होते थे, स्पेशली जो अमीर लोग होते थे, पैसे वाले लोग ही अंग्रेज़ों की संगत में रहते थे, वो लोग पढ़े लिखे, उन्होंने यूरोपीय शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, तो उनके अंदर भी यूरोपीय जो स्वतंत्रता की भावना, जो यूरोपीय भ्रातृत्व की भावना थी, समानता की भावना थी, वो सारी चीज़ें उनके अंदर भी आई। फिर भारत ने बहुत सारे अनुसंधान किए, यूरोपीय ने बहुत सारे खोजें की। जैसे आपको बताया कि अशोक के अभिलेख मिले, तो समुद्रगुप्त के अभिलेख मिले, पुरानी चीज़ें जब मिलनी शुरू हुई, पुरानी चीज़ों का ट्रांसलेशन करना शुरू किया। और सबसे पहले 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। तो इसने क्या किया था कि पुरानी जितनी चीज़ें थी उन सबों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पुराने जो ग्रंथ थे। तो इन ग्रंथों का जब अनुवाद होना शुरू हुआ तो लोगों ने उन ग्रंथों को पढ़ा, लिखा, सारी चीज़ें जाने कि नहीं, हमारा अतीत तो बहुत गौरवशाली था, ये बीच में कुछ गड़बड़ हो गया। तो फिर धीरे धीरे यही शिक्षा जो थी, जो अंग्रेज भारत में लेके आए थे, भारतीयों को दबाने के लिए, मानसिक गुलामी के लिए, हमें मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसी ने एक समझ लिए कि ज्योतिपुंज का काम किया, एक उम्मीद की किरण दिखाई। और उसी उम्मीद की किरण धीरे धीरे पकड़ के लोग आगे बढ़ना शुरू हुए और बढ़ते बढ़ते वो जो उम्मीद की किरण थी वो उम्मीद की ज्वाला बन गई। और फिर वही ज्वाला बाद में ज्वालामुखी बन के फूटी कि वही अंग्रेज जो उम्मीद की किरण दिखा रहे थे उन्हीं को बाहर कर दिया गया। तो ये जो हम लोगों ने पूरा फ्रीडम मूवमेंट देखा, स्वतंत्रता संग्राम देखा, जो अभी आपको बताया, तो फ्रीडम मूवमेंट में आपको जितने भी आंदोलन में जितने भी लीडर्स के नाम बताए, जितने भी नेता हम लोगों ने देखे, स्पेशली जो शुरुआती दौर के रहे, वो ज़्यादातर हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग थे और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त, यानी अंग्रेजों की शिक्षा प्राप्त करके ही अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। तो उन्हीं के हथियार से उन्हीं को मारने की कोशिश की गई हमारे नेताओं द्वारा। खैर, हम लोग यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग समाज की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं। और बताइए कि वो जो शुरुआती दौर में जो ज्योतिपुंज दिखाया गया, वो जो उम्मीद की किरण दिखी, और उसको देखने वाले हमारे सबसे पहले जो नेता थे वो थे राजा राम मोहन राय। ये राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये चीज़ें देखी, एक दूरदृष्टि इनकी थी। इनका जो जन्म हुआ था 1784 में 1784 और मृत्यु हुई थी 1830। बहुत ज़्यादा नहीं जिंदा रहे थे, 49 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस छोटी सी उम्र में
इन्होंने वो शुरुआत कर दी, इन्होंने वो लोगों के अंदर उम्मीद जगाई कि जिसने आगे चल के अंग्रेज़ों का बुरिया बिस्तर बांध दिया और हमारे भारत के समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की गई। और जो हमारा सोया समाज था, जो समाज सोया तो नहीं था, सुला दिया गया था, तो जो समाज हमारा सुला दिया गया था उसको खुद से जगाने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात, उस जगाने के क्रम में पहले खुद जागे, पहले खुद के सारे विरोधाभास उन्होंने दूर किए, तर्कों के माध्यम से, बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, और फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़े। तो इसीलिए भारत में जो पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, शुरुआत जो थी वो राजा राम मोहन राय की ही देन मानी जाती है। अब ये जो राजा राम मोहन राय थे, ये ब्राह्मण थे। सोचिए, पुनर्जागरण का काम ये भी ब्राह्मणों ने ही शुरू किया था। बहुत सारे अच्छे काम ब्राह्मणों के द्वारा भारत में किए गए, जिसमें राजा राम मोहन राय का आता है। धनी परिवार में इनका जन्म हुआ था और शुरुआत से ही तेज तर्रार थे, पढ़े लिखे, और मात्र 15 वर्ष की आयु में, जब ये 15 साल के थे, तो इन्होंने, शुरुआत से ही थे ये, तो 15 साल की उम्र में उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में एक आर्टिकल पब्लिश कराया। जब मूर्ति पूजा के विरोध में इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश कराया, तो इससे उनके पिताजी ब्राह्मण थे, मूर्ति पुजारी थे, टेंशन हो गई। तो पिताजी से मतभेद हुआ, पिताजी से मतभेद के बाद इन्हें घर छोड़ देना पड़ा। वो पिताजी से मतभेद करके कौन घर में रह सकता है, घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़े, फिर घर से छोड़ने के बाद कुछ समय तक ये नेपाल भी गए। फिर नेपाल में जाके उन्होंने बौद्ध दर्शन का भी अच्छा खासा अध्ययन किया। फिर वहाँ से बौद्ध दर्शन शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो लौटे। लौटने के बाद 1803 में इन्होंने कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय काम कर रही थी, कंपनी की सेवा में गए, कंपनी की नौकरी उन्होंने ज्वाइन की। और वहीं पर उनके जो हेड थे कंपनी में, जो उनके सुपरिटेंडेंट थे, जॉन डिग्बी, तो जॉन डिग्बी ने उनको अपना दीवान बनाया। और जॉन डिग्बी के ही माध्यम से इन्हें अंग्रेजी का चस्का लगा। फिर जॉन डिग्बी, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा था, तो बहुत सारी अंग्रेजी की किताबें धीरे धीरे करके उन्होंने पढ़नी शुरू करी। और ये बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, इनको भाषा में बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था। सोचिए, आज हम लोग 1-2 भाषाओं की जानकारी में परेशान होते हैं, उस दौर में उन्हें बंगाली, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, संस्कृत, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, इवन जो सबसे कठिन भाषा मानी जाती है, पूरे विश्व की सबसे कठिन भाषा हिब्रू बोली जाती है। बोलते हैं ना हिब्रू, इजराइल में जो बोलते, बोले क्या हिब्रू में बात करे थे, बहुत टेढ़ा भाषा, हिब्रू तक ही बोल लेते थे। तो सारी लैंग्वेज विश्व इन्होंने अपना कमांड किया। सोचिए, जर्मन, फ्रेंच, मतलब हद था इनका ज्ञान, बहुत उत्सुक थे ये ज्ञान के प्रति। और यहीं से जब शिक्षा प्राप्त हुई, तब धीरे धीरे तर्क इन्होंने करना शुरू किया, अपनी किताबें लिखनी शुरू की, अपने फिलॉसफी, अपना आइडिया बनाना शुरू किया। फिर बाद में जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई, तो कंपनी का कामकाज इन्होंने छोड़ा। ज्ञान मिल चुका था कि अब कंपनी में कुछ रखा नहीं, और अपना स्वतंत्र पत्रकारिता और स्वतंत्र कामकाज शुरू किया। और 1809 में एक बड़ा क्रांतिकारी काम इनका था, जो पहला उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट खड़ा किया, तोहफ़त उल मुहद्दीन। तो तोहफ़त उल मुहद्दीन जो उन्होंने किताब लिखी, इसको कहा जाता है इंग्लिश में अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार। तो ये जो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट थी 1809 में इन्होंने लिखी थी, इसमें इन्होंने एकेश्वरवाद, एक ईश्वरवाद का समर्थन किया, सपोर्ट किया, बहु ईश्वरवाद का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, बहुत सारे काम इन्होंने किए। और भारत में हमेशा से आपको पता है कि बहुदेववाद चलता है। हड़प्पा समय से हम लोग देखते हैं कि भारत में बहुदेववाद हमेशा से रहा है, खूब सारे देवी देवताओं की पूजा हम लोग करते हैं। और जबकि इन्होंने मोनोथिस्ट का मतलब होता है ऐसे धर्म जो किसी एक देवता की पूजा करे, जैसे इस्लाम है, इस्लाम में कोई एक देवता है खुदा, या ईसाई धर्म है तो ईसाई धर्म में एक देवता है जीसस क्राइस्ट, बस। जबकि हमारे यहाँ करोड़ों देवी देवता हैं। तो बहुदेववाद में बहुत ज़्यादा बहुदेववाद है। तो ये मोनोथिस्ट की तरफ बढ़ना शुरू की, एकेश्वर गिफ्ट मोनोथिस्ट कहा गया तोहफ़त उल मुहद्दीन को। और यहीं से उन्होंने मूर्ति पूजा और जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उसका विरोध करना शुरू कर दिया। फिर 1814 में इन्होंने एक संस्था बनाई थी 1814 में, आत्मीय सभा नाम की, ठीक है। आत्मीय सभा के बाद 1816 में वेदांत सोसाइटी बनाई। अब ये जो वेदांत सोसाइटी थी, ये हार्डकोर फिलोसफिकल, दार्शनिक, जैसे हमारे यहाँ जो दर्शन है, भारतीय दर्शन है, तो इंडियन फिलोसफी की जो उपज मानी जाती है वो उपनिषदों को माना जाता है।
तो उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता का सिद्धांत ये इन्होंने देना शुरू किया और उसी की व्याख्या करनी शुरू कर दी राजा राम मोहन राय ने। तो उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना, पाखंड का विरोध, बाकी जो मूर्ति पूजा है या बहुदेववाद, इन सारी चीज़ों का ये विरोध कर रहे थे। और इन पर एकेश्वरवाद में कहीं न कहीं जॉन डिग्बी के प्रभाव से ईसाई धर्म का इफेक्ट भी आ रहा था, ईसाई धर्म का प्रभाव आ रहा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 1817 में 1817 में कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज बनाया। ठीक है, इस हिंदू कॉलेज में इनकी मदद की एक घड़ीसाज थे, डच यानी जो हॉलैंड के निवासी होते हैं, डच घड़ीसाज था डेविड हेयर ने इनकी मदद की। फिर 1820 में 1820 में तो जब ये सारी चीज़ें ये कर रहे थे, बताए कि ईसाई धर्म के प्रभाव से, तो उनके जो उस समय क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे, उनके जो ईसाई मित्र थे, तो उनके ईसाई मित्रों को लगता था कि पक्का भी ईसाई बनने वाला है। तो राजा राम मोहन राय ईसाई हो रहे हैं, ईसाई बनने वाले हैं, और कई सारे इनके ईसाई दोस्तों ने, जो जिसमें ज़्यादातर अंग्रेज थे, उनको लगा कि इनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करा ही दिया जाए, तो वो सब इनको ईसाई बनाने के चक्कर में थे। लेकिन राजा राम मोहन राय जितने हल्के में इनको बता रहे हैं उतने हल्के ये थे नहीं। लास्ट तक इन्होंने अपना ब्राह्मण धर्म अपना के रखा, जनेऊ पक्का पहनते थे, कभी इन्होंने छोड़ा नहीं। लोगों को लगता था कि ईसाई हो जाएंगे, और कई सारे दोस्तों ने दबाव भी बनाया, ईसाइयों की ही संगत में रहते थे, लेकिन इन्होंने अपना ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म को छोड़ा नहीं। धर्म को छोड़ के कोई बात नहीं कर रहे, ये धर्म में ही बने रहे, और धर्म में बन के बाकी जो धार्मिक कुरीतियाँ थी यानी अंदर से ही विरोध करना शुरू किया, कि ऐसा नहीं कि हम पहले छोड़ के अलग जाएंगे तब बोलेंगे तुम गलत हो, पहले अपने आप को सुधारेंगे। तो यही चीज़ उन्होंने की। और ऐसा नहीं था कि केवल हिंदू धर्म, ईसाइयों को भी उन्होंने छोड़ा नहीं था। इन्होंने क्या किया था कि 1820 में 1820 में एक किताब लिखी थी, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। इस आर्टिकल था प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, तो इसमें ये 1820 में लिखी गई थी। बाद में इनके जो मित्र थे जॉन डिग्बी की सहायता से 1823 में इसको लंदन में भी इन्होंने पब्लिश करा दिया था। अब ये जो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस है, ये ईसाई धर्म की जो चमत्कारी कहानियाँ नहीं होती कि ईसा मसीह पानी पर चल रहे थे तो पानी के एक छींटे से इनको सही कर दे, जादू टोना जो बताते हैं जो लोग, बड़े चमत्कारी बाबा टाइप के लोग होते हैं। तो ईसाई धर्म की जो चमत्कारी कहानियाँ थी उन सब पर सीधा प्रहार किया कि भाई कोई चमत्कार नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म का ही बारे में ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बाकी धर्मों के लिए भी अगर धर्म की कुरीति थी तो उसका भी ये विरोध कर रहे थे। ठीक है, इसीलिए इनका जो कहा जाता है कि बहुत प्रोग्रेसिव माइंड के थे। ठीक, इसके बाद फिर इन्होंने 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की थी, और इनका जो सबसे जो पॉपुलर कॉलेज रहा 1825 में, 1825 में इन्होंने एक कॉलेज बनाया, वेदांत कॉलेज। ठीक है, तो ये जो वेदांत कॉलेज था उस समय, जो वेदांत वही वेदों का अंत यानी जो उपनिषद, उसी के बारे में ज्ञान देने के लिए इन्होंने वेदांत कॉलेज बनाया। बताया बहुत प्रोग्रेसिव थे, लेकिन जो सबसे इनका जो क्रांतिकारी काम था 20 अगस्त 1828 20 अगस्त 1828 इन्होंने स्थापना की ब्रह्म समाज की। अब ये जो ब्रह्म समाज था ये सबसे इम्पोर्टेंट है राजा राम मोहन राय के जीवन का, कि ये जो ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की, पहले ब्रह्म सभा थी, यही बाद में ब्रह्म समाज हो गई। इसका जो उद्देश्य इन्होंने रखा कि वो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थीं, जो बुराइयाँ थीं, उसको ठीक करना था, हिंदू धर्म में सुधार लाना था। एकेश्वरवाद की व्याख्या करना, आस्तिकता और आचार संबंधी धर्मगुरुओं की कोई आवश्यकता नहीं, ये सारी बातें वो बताते कि धर्मगुरु हो रहे नहीं चाहिए, मूर्ति पूजा कोई नहीं चाहिए। इसी के माध्यम से उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, और बहुत सारे विरोध के काम इन्होंने करने शुरू कर दिए थे। और ये बहुत ही ऐसा नहीं कि केवल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे इनके उल्लेखनीय कार्य माने जाते हैं। जब 1821 में नेपल्स की क्रांति असफल हुई थी तो इससे बहुत दुखी हुए थे, और 1823 में 1823 में जब स्पेनिश क्रांतिकारियों को सफलता मिलती है तो उसका ये जश्न भी मनाते हैं। और 1823 में अभी आपको बताएंगे, 1823 में जॉन एडम्स एक गवर्नर जनरल था,
उसने क्या किया था, वायसराय था सॉरी, उसने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो अखबार वगैरह जो किताबें उस समय छप रही थी उस पर बैन लगा दिया था। तो उसका भी इन्होंने विरोध किया था। और इन्होंने राजा राम मोहन राय ने बंगला भाषा के विकास के लिए बहुत सारा काम किया था। और कहा जाता है कि बंगला व्याकरण का जो संकलन है वो राजा राम मोहन राय ने किया। बंगाली भाषा का जो व्याकरण है वो इन्होंने लिखे थे। और इन्होंने कुछ अखबार भी चलाए थे, जिसमें 1821 में आई थी संवाद कौमुदी, 1821 संवाद कौमुदी। इसी संवाद कौमुदी अखबार के माध्यम से ये अपने विचारों का प्रचार करते थे। और फारसी भाषा में 1822 में इन्होंने मिरातुल अखबार लिखा था। मिरातुल अखबार फारसी में था, 1822 में चला। इसके अलावा ब्राह्मणकली मैगजीन भी निकाले थे अंग्रेजी में। तो हर भाषा में, बंगला में, फारसी में, अंग्रेजी में, हर भाषा में इन्होंने अखबार चलाया। ये जो राजा राम मोहन राय थे बड़े विद्वान थे। अब हुआ ये कि जैसे भारत में उसमें सती प्रथा अस्तित्व में थी, तो भारत में जो उस समय सती प्रथा अस्तित्व में थी इस बारे में जानकारी राजा राम मोहन राय को थी, लेकिन उतना ध्यान उनका नहीं था। हुआ ये कि जब राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मौत हुई, तो जब राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मौत हुई तो उनकी भाभी जी को उनकी इच्छा के खिलाफ ज़बरदस्ती सती करा दिया गया। तो जब उनकी भाभी जी को उनकी इच्छा के खिलाफ ज़बरदस्ती सती कराया गया तो इस बात से वो काफ़ी नाराज़ होते हैं, क्योंकि भाई भाभी जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। पता चला भैया की मौत के साथ साथ भाभी जी को भी जला दिया गया। तो इस बात का उनके दिल दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ था। तो इसी के बाद से उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया था। तो सती प्रथा के खिलाफ जो उन्होंने संघर्ष किया उसमें इनकी भाभी जी की मौत का बड़ा योगदान था। तो इन्हीं के प्रयासों से 1829 में 1829 में विलियम बेंटिक ने, जो उस समय गवर्नर जनरल था, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, सती प्रथा बैन कर दी गई। खैर, अब ये आपको पता है कि बहुत पढ़े लिखे, बड़े विद्वान, बड़े प्रोग्रेसिव सोच के थे। तो उसी समय भारत का में उस समय जो मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल बादशाह का हालांकि कुछ काम नहीं था लेकिन नाम मात्र का अभी भी जिंदा था, अकबर शाह सेकंड। अकबर शाह सेकंड को अपने पेंशन की कुछ दिक्कत थी और अंग्रेज अफसरों की कुछ शिकायत करनी थी ब्रिटेन में महारानी के पास। तो अकबर सेकंड ने सोचा किसी पढ़े लिखे आदमी को भेजा जाए जो ब्रिटेन में जाए, महारानी के पास जाके वो अंग्रेज अफसरों की शिकायत करे और इनकी जो है कि वकालत करे। तो उसमें कहा गया कोई पढ़ा लिखा, जो राजा महाराजा लोग होते हैं वो दूत भेजते हैं, तो कोई पढ़ा लिखा और होशियार दूत होना चाहिए जो जाके काम संभाले इनका। तो तलाश हुई तो पता चला उस समय तक का कोई भी भारतीय लंदन गया ही नहीं था, कोई यूरोप यात्रा किए नहीं था। जितने भी थे आने वाले थे, भारतीय कोई गया ही नहीं था। कोई गया नहीं था तो बाकी कोई जाना नहीं चाहता था, जाने सब डरते थे, किसी के जाने की इच्छा नहीं होती थी। तलाश शुरू हुई तो पता चला भारत के सबसे पढ़े लिखे विद्वान आदमी राजा राम मोहन राय, अनेक भाषाओं के जानकार। तो इनको पकड़ा गया कि भाई आप जाइए और जाके लंदन में महारानी जी से एक शिकायत कीजिए इन अंग्रेजों की, यहाँ पर ये सब क्या क्या गड़बड़ियाँ कर रही हैं और पेंशन वगैरह बहाल करवाइए। तो इन्होंने भी मना कर दिया। पहले इनका नाम केवल राम मोहन राय था, राजा तो बाद में लगा। तो इन्होंने भी मना कर दिया कि भाई राजा रानी का मामला है, हम ठहरे, हम छोटे मोटे आदमी, अगर मूड खराब हुआ किसी का तो गर्दन तो हमारी कटेगी, इसलिए हम नहीं जाएंगे राजा रानी के मामले में अपना सर कटाने के लिए। तो बादशाह को बताया गया, इन्होंने मना कर दिया। पूछा काहे मना किया, तो बताया गया कि भाई कह रहे कि भाई आम आदमी हम लोग, आप लोग राजा रानी का मामला, कोई दिक्कत होगी तो सर हमारा कटेगा। तो बादशाह ने कहा कोई बात नहीं, आपको हम आम है मतलब एक दूत की हैसियत से नहीं, अपने प्रतिनिधि की हैसियत से भेजेंगे, यानी आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारी स्थान पर जा रहे हैं और आपको हम उपाधि देते हैं राजा की। तो राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि मिली वो 1830 में मिली थी, 1830 में, और वो दिया था किसने, अकबर द्वितीय ने, जो सेकंड लास्ट मुगल बादशाह था। और यही राजा की उपाधि लेके तब इनका नाम हुआ राजा राम मोहन राय, और यही लेके इनको लंदन भेजा जाता है पानी के रास्ते। और बता दें पहले भारतीय थे, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने यूरोप की यात्रा की और पानी के रास्ते पहुंचे थे यूरोप, पहले व्यक्ति यही थे। वहाँ पर पहुँचे, पढ़े लिखे आदमी थे, तेज तर्रार थे ही। अब इनको मुगल बादशाह ने भेजा था कि भाई जाके वहाँ पर आप हमारी वकालत कीजिएगा, हमारी पैरवी कीजिएगा, विद्वान आदमी तो थे ही। अब वहाँ जाके ये अपना काम धाम छोड़ के महारानी विक्टोरिया को अरबी फारसी का ट्यूशन पढ़ा रहे थे, ट्यूशन देने लग गए थे। तो जिस काम के लिए भेजा गया था, जिस टारगेट के लिए भेजा गया था, वो टारगेट से भटक गए। यानी करना था शिकायत, तो पढ़ाने लगे ट्यूशन, अरबी फारसी पढ़ा रहे थे महारानी विक्टोरिया को। अब जिसका राज पूरी दुनिया पर है, अब उसको अरबी फारसी पढ़ा के आप निकल जाएंगे। अब सोचिए ऐसा बीमार पड़े कि मात्र 49 साल की उम्र में 1833 में लंदन के पास ही एक जगह है ब्रिस्टल में ही इनकी मौत हो गई, और वहीं पर ब्रिस्टल में इनका
मजार बजाने गया, वहीं पर उनका मकबरा सजा दिया गया। लाश भी वापस नहीं आई थी। यानी आपको जिस टारगेट से भेजा जा रहा है, आप जिस टारगेट पर हैं उसी पर फोकस कीजिए। टारगेट से जड़ा इधर उधर हुए तो फिर सीधे क्या बनेगी, सीधे मकबरा बना। तो सीधे उनका लंदन में मकबरा बना, लाश भी नहीं आई भारत। खैर, तो वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु बड़ी दुख, बीमार होकर मरे थे ये। अब जब ये मरे तो इनका जो ब्रह्म समाज था, आपको बताया कि बहुत मिशनरी की तरह काम कर रहा था। 1833 में ब्रह्म समाज की कमाल संभाली द्वारका नाथ टैगोर ने। द्वारिका नाथ टैगोर 1833 में संभाली, ठीक है। 30 में ये गए थे। तो जब ये लंदन गए थे तो इन्होंने अपना कामकाज संभालने के लिए, एक थे आचार्य विद्या बागीश, रामचंद्र विद्या बागीश। तो रामचंद्र विद्या बागीश को इन्होंने अपना कामकाज सौंपा था इन्होंने। तो देखिए 30 में ये गए लंदन, तो 1830 से लेके 33 तक जो ब्रह्म समाज था वो किसके हाथ में था, रामचंद्र विद्या बागीश। तो रामचंद्र विद्या बागीश ने देखा 30 से 33 तक। जब 33 में इनकी मृत्यु होगी तो जो द्वारका नाथ टैगोर थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की कमान खुद संभाल ली। द्वारका नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे। फिर द्वारका नाथ टैगोर ने इस ब्रह्म समाज के कामकाज को आगे बढ़ाया, वो भी बहुत प्रगतिशील सोच के थे। फिर द्वारका नाथ टैगोर के बाद उनके बेटे थे देवेंद्र नाथ टैगोर। तो 1843 में 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, इन्होंने ब्रह्म समाज की कमाल संभाली, ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। फिर बाद में 1856 में वो पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए, वनगमन हो चले गए संन्यास लेके। तब जाके ब्रह्म समाज की कमान संभाल ली केशव चंद्र सेन ने, केसी सेन। अब ये जो केसी सेन थे, ये समझ लीजिए कि पूरे उस समय में सबसे प्रोग्रेसिव विचारों के थे, सबसे क्रांतिकारी विचारक उस समय, उस जमाने के ये थे, केशव चंद्र सेन। इन्होंने ब्रह्म समाज को क्या किया, एकदम मिशनरी की तरीके से फैला दिया। एकदम मिशनरी की जैसे होता है ना, जगह जगह अपने ऑफिसेस बनाना, हेडक्वार्टर्स बनाना, अपने कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना, उनके माध्यम से जन जागरण अभियान चलाना। तो बहुत तेज़ी से इन्होंने ब्रह्म समाज का विकास किया। और केवल इनके समय तक सोचिए, बंगाल में 60-65 इसकी ब्रह्म समाज की शाखाएँ हुई थी। और ब्रह्म समाज का जो विकास था, बंगाल, यूपी, पंजाब, मद्रास, हर एक जगह पर विस्तार किया बहुत बड़े पैमाने पर। तो एकदम समझ लीजिए कि ब्रह्म समाज को असली मामले में आप कह लीजिए कि बिल्कुल मिशनरी की तरीके से जो चलाया था, वो केशव चंद्र सेन ने चलाए थे। लेकिन वही था, ये कुछ ज़्यादा ही उदार थे। मतलब उदार होने का मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। तो एक तरीके से ये अपने जो धर्म सभाएँ थी, तो उसमें ईसाई धर्म का पाठ कराना, बाकी धर्मों का पाठ कराना, और फिर इतना लिबरल हो गए थे, हिंदू धर्म से ही दूर जाने लगे थे। तो फिर बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर को फिर वापस लौटना पड़ा, और वापस आए, और ट्रस्टी तो वही थे मेन। तो 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनको पद से हटा दिया और कमान संभाली। फिर केशव चंद्र सेन ने अपना अलग ब्रह्म समाज बनाया। अब वो क्या बना, कैसे बना, किस तरीके से उसने काम किया, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग का समाज सुधार का जो पुनर्जागरण का टॉपिक है, अभी चलेगा, बड़ा टॉपिक है। इससे हमारे एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जरूर आएंगे जितने भी एग्जाम हमारे होते हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सारे फैक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।